नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है समय का पलटवार। प्रकाश आज सुबह मॉर्निंग वॉक में निकले तो प्रतिदिन की तरह रास्ते में एक एक करके उनके हर दिन के साथी राधे श्याम जी, रघुवीर जी और मिस्टर मेहता मिलते चले गए। बुजुर्गों को ये टोली नियमित रूप से प्रतिदिन सुबह 5 बजे घर से निकल पड़ती थी और पास ही बने अंग्रेजी जमाने के क्वींस पार्क, जो कि आजकल फुलवारी कहलाता था, उसके भीतर जाकर अपने अपने हिसाब से कोई एक्सरसाइज, कोई योग व्यायाम, कोई चहलकदमी करता तो कोई सिर्फ पार्क की बेंच पर बैठकर सुबह की गुनगुनी कच्ची धूप का आनंद लेता था। ये चारों बुजुर्ग अपने अपने वक्त के दिग्गज थे। प्रकाश जी प्रथम श्रेणी अधिकारी, राधे श्याम जी धाकड़ वकील, रघुवीर जी पुलिस अधिकारी और मिस्टर मेहता एक सफल व्यापारी हुआ करते थे। मगर आजकल वे सभी अपने अपने पद और व्यवसाय को भूलकर आम आदमी की तरह जिंदगी जी रहे थे। उनकी आपस में बहुत बनती थी और हर रोज मॉर्निंग वॉक का अध्याय समाप्त होने पर अर्थात घर से निकलने के लगभग 1 घंटे बाद उनकी महफिल चारों में से बारी बारी किसी भी एक के घर पर जम जाती थी। वे लोग बैठकर चाय नाश्ते का लुत्फ उठाते हुए लगभग 1.5 घंटे तक गपशप करते रहते और फिर अपने अपने घर वापस चले जाते। यूं ही उनकी दिनचर्या बन गई थी। आज भी हर रोज की तरह वे ऑफिस में मिलकर पार्क की ओर चल पड़े थे। वे लोग पार्क के गेट पर पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गेट की बाईं ओर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। ये देखकर मेहता जी बोले, अरे भाई लोग देखो तो वहाँ क्या हो रहा है जो इतने सारे लोग जमा हो गए हैं। राधे श्याम जी बोले, चलो देखते हैं। तो प्रकाश जी और रघुवीर जी ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, चलो चलो देखते हैं। सब लोग भीड़ के नज़दीक पहुँच गए। राधे श्याम जी ने पास खड़े एक व्यक्ति से पूछा, क्या हुआ है भाई साहब? वो बोला, पता नहीं, यहाँ एक बुजुर्ग शख्स औंधे मुँह बेहोश पड़े हुए हैं। ये सुनकर वे चारों सामान उत्सुकता से भीड़ के भीतर झांकने का प्रयास करने लगे। वहां उपस्थित सभी लोग आपस में बतिया रहे थे कि पता नहीं कौन है, कपड़े देखकर तो भले घर के बुजुर्ग लगते हैं। इस बीच किसी ने पुलिस को फोन कर सूचना दे दी। पुलिस के आने तक सभी वहां पर रुके रहे। लगभग 15-20 मिनट में वहां पुलिस की मोबाइल वैन आ पहुंची। उसमें से उतरे सब इंस्पेक्टर ने सभी को दूर हटने को कहा और अपने साथ आए कांस्टेबल को उस बुजुर्ग को सीधा करने को कहा। जैसे ही कांस्टेबल ने उस व्यक्ति को सीधा किया तो वहां उपस्थित सभी लोग के मुंह से एकदम से निकला, अरे ये तो शर्मा जी हैं। अभी पिछले 3-4 साल पहले तक तो यहीं रहते थे, फिर पत्नी के देहांत के बाद सब बेच बाँच कर अपने बेटे के पास दिल्ली चले गए थे। उनके पास से उनका कोई अता पता यहाँ के लोगों को नहीं था। आज वे इस हालत में यहाँ पार्क के पास खड़े हुए हैं। सब इंस्पेक्टर ने जब यह सुना तो बोला, आप लोग क्या इनकी शिनाख्त करते हैं? तो राधे श्याम जी आगे आए और बोले, सर मैं एडवोकेट राधे श्याम इनकी आधिकारिक रूप से शिनाख्त करता हूँ कि ये सुरेंद्र शर्मा जी हैं, जो कुछ बरस पहले इसी इलाके के निवासी थे और ये रिटायर्ड सरकारी अधिकारी हैं। इनके बारे में और जानकारी शायद इनके ऑफिस जहां से ये रिटायर हुए हैं वहां से मिल सकती है। ये सुनकर सब इंस्पेक्टर ने उनका नाम पता नोट किया और बोला, कोई गवाही में हस्ताक्षर करेगा? तो प्रकाश जी की टोली बोल पड़ी, हम सब करेंगे। इंस्पेक्टर ने शर्मा जी को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई और फिर उन सब के फ़ोन नंबर लेकर यह कहकर चला गया कि जल्द ही आप लोगों को थाने आने का कष्ट करना होगा। सबने सहमति जताई। शर्मा जी की जेबों की तलाशी लेने पर उसमें कुछ नहीं निकला, सिर्फ उनका आधार कार्ड और चंद फुटकर नोट ही थे। दोपहर में थाने जाकर उन लोगों ने थाने की फॉर्मेलिटी पूरी की। उसके बाद वे अस्पताल में शर्मा जी को देखने गए। वहां उनका इलाज चल रहा था। ड्यूटी पर डॉक्टर से पूछने पर उसने बताया कि दरअसल उन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया था, इसलिए कमजोरी की वजह से बेहोश हो गए थे। अभी सलाइन चढ़ा दी है और साथ में जरूरी इंजेक्शन भी लगाए हैं। उन्हें कोई खतरा नहीं है, मगर अभी लगभग 1 सप्ताह उन्हें इलाज की जरूरत है। ये सुनकर मिस्टर मेहता ने कहा, देखिए डॉक्टर, आप लोग इनके इलाज में कोई कमी ना होने दें। खर्च की चिंता ना करें, हम सब मिलकर इनके इलाज का दायित्व उठाएंगे। ये कहकर उन्होंने सबको देखा तो सबने एक स्वर में सहमति जताई। अस्पताल से वापस आते हुए रघुवीर जी बोले, विश्वास नहीं होता है मित्रों कि शर्मा जी जैसे घमंडी और पैसे वाला व्यक्ति इस प्रकार
लावारिसों की तरह सड़क पर पड़ा रहा। सबने कहा, हाँ यार, सही कहा आपने। शर्मा जी तो नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देते थे। उनके घमंडी स्वभाव के तो किस्से आज तक प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार बतियाते हुए वे लोग घर आ गए। शर्मा जी को जब वो लोग अगले दिन सुबह देखने गए तो उन्हें होश आ गया था और वे आंखें बंद कर लेटे हुए थे। प्रकाश जी और अन्य सबको आता देखकर ड्यूटी पर उपस्थित नर्स ने उन्हें बताया कि कल उन्होंने अस्पताल में भर्ती कराया था, वे लोग उनसे मिलने आए हैं। सुनकर शर्मा जी ने आंख खोली। सामने उनके पुराने परिचित प्रकाश जी, राधे श्याम जी, रघुवीर जी और मिस्टर मेहता मुस्कुराते हुए खड़े थे। उन्हें देखकर शर्मा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर रघुवीर जी आगे आए और बोले, ये क्या शर्मा साहब, आपकी आंखों में आंसू? अरे हम तो उन शर्मा साहब को जानते हैं जिनकी आंखों की ताक कोई नहीं ला सकता था। हम तो उन शर्मा साहब को जानते हैं जिनके सामने जाते हुए हमें हमेशा अपनी लघुता का एहसास बना रहता था। ये सुनकर शर्मा जी फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा, भाई रघुवीर जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आप लोगों से आंखें नहीं मिला सकता हूँ। सबने मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और बोले, आप इस प्रकार रोइए मत, दिल छोटा भी ना कीजिए। हम सब ने पुरानी बातें भुला दी हैं और अब हम सब आपके इस कठिन समय में आपके साथ हैं। उनके मुंह से ये बात सुनकर शर्मा जी थोड़ा संभल कर बोले, भाइयों, आप लोगों ने मुझे मौत के मुंह से निकाला है। मुझे डॉक्टर ने बताया है कि मुझे गंभीर डिहाइड्रेशन हो गया था और अगर मुझे समय पर चिकित्सा नहीं मिलती तो शायद अगले कुछ घंटों में मेरा जीवन समाप्त हो जाता। मेरा ये जीवन आप लोगों की अमानत है। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि आप लोगों से माफ़ी भी मांग सकूं, मगर फिर भी दोनों हाथ जोड़कर आप सबसे अपने पुरुष व्यवहार के लिए हृदय से माफ़ी मांगता हूँ। ये सब सुनकर अभी तक खामोश खड़े मिस्टर मेहता बोल पड़े, क्या मैन, तुम आज भी वो सब पुरानी बात लेकर पड़े हो? अरे उठो और हम सबके साथ चलकर जिंदगी की शाम को एंजॉय करो। राधे श्याम जी बोले, हाँ हाँ भाई, हम सब मिलकर रहेंगे। उनकी बात सुनकर प्रकाश जी बोले, वो सब तो ठीक है दोस्तों, मगर अब इनके रहने खाने की व्यवस्था सबसे पहले करना पड़ेगी। ये सुनकर शर्मा जी बोले, नहीं भाइयों, आप लोग चिंता मत करो, मैं इस कॉलोनी का घर जरूर बेच गया था, मगर मेरे पास एक और कोठी है जो शहर के बाहरी हिस्से में स्थित है, मैं वहीं रह लूंगा। शर्मा जी के यह कहने पर सभी ने एक साथ कहा, नहीं, आप अस्वस्थ हैं और जब तक पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक आपको अकेले रहने नहीं दिया जाएगा। शर्मा जी रोते हुए ही बोले, भाई लोग, मुझ घमंडी और स्वार्थी व्यक्ति को इतना प्यार मत दो, वरना मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। मैंने पिछले समय में आप सबके साथ जिस तरह का व्यवहार किया है उसके मुताबिक तो मुझे आप सबकी ओर से सिर्फ और सिर्फ तिरस्कार ही मिलना चाहिए था। आप लोगों की बहुत मेहरबानी, मुझे आप लोगों ने मरणासन अवस्था में उठाकर अस्पताल पहुंचाया और मेरे लिए सर्वोत्तम चिकित्सा की व्यवस्था करवाई। अब मुझे और पाप का भागी मत बनाओ। इस पर राधे श्याम जी तमतमाते हुए बोले, देखिए शर्मा जी, आप तो फिर से हम सब लोगों को अपमानित कर रहे हैं। आप हमारी ओर से बढ़ाए हुए दोस्ती के हाथ को पुनः ठुकरा रहे हैं, ये अनुचित है। शर्मा जी बोले, नहीं भैया, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं आप सबसे दोस्ती कर सकूं। अरे दोस्ती तो बराबर वालों में होती है, कहाँ मैं अहम घमंडी और स्वार्थी और कहाँ आप जैसे देवता तुल्य लोग। शर्मा जी के मुंह से ये सब सुनकर प्रकाश जी बोले, ठीक है शर्मा जी, हम आपकी बात आंशिक रूप से मान लेते हैं। आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि मेरी राय में आप जब तक पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक आप मेरे साथ मेरे घर पर रहेंगे और जब डॉक्टर आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ घोषित कर देंगे तब आप जहां चाहें जा सकते हैं। शर्मा जी कुछ कहते कहते उससे राधे श्याम जी ने कहा, नहीं प्रकाश, आप अपने बेटे बहू के साथ रहते हैं, उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो सकती है। मैं बिल्कुल अकेले रहता हूं, इसलिए शर्मा जी मेरे साथ रहेंगे। थोड़ी बहस के बाद सब इस बात पर राजी हो गए। अस्पताल से छुट्टी मिलने पर राधे श्याम जी शर्मा जी को अपने घर ले आए। उन्होंने उनसे कहा, शर्मा जी, मैं तो छड़ा छुट्टा इंसान हूँ, इसलिए घर ज़्यादा व्यवस्थित तो नहीं है, मगर फिर भी आपके लिए कमरा मैन मेड को कहकर तैयार करवा दिया है। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़
फॉर्मेलिटी मत कीजिएगा। शर्मा जी कृतज्ञ नजरों से उन्हें देखकर बोले, राधे श्याम भाई, इस मुसीबत की घड़ी में आप चारों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है मैं उसे भूल नहीं सकता। मेरी सारी हैकड़ी निकल गई और मैं समझ गया हूँ कि हमें कभी भी अपने पद और पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए। शर्मा जी की बात सुनकर राधे श्याम जी ने कहा, ठीक है शर्मा जी, पहले आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं, उसके बाद आपकी कहानी सुनेंगे। अभी तो आप कमरे में चलिए। शर्मा जी को राधे श्याम जी सहारा देकर भीतर ले आए। उनके साथ बाकी तीनों दोस्त भी आए हुए थे। सबने मिलकर शर्मा जी के वहां रहने की उचित व्यवस्था बना दी थी। शर्मा जी बार बार खेद प्रकट कर रहे थे कि उन्होंने पिछले समय में इन सभी के साथ अत्यंत निम्न और निंदनीय व्यवहार किया था। हालांकि इस बात को वे चारों अच्छी तरह से जानते थे, मगर वे लगातार उन्हें समझा रहे थे कि पुरानी बातें भूलकर वे नए सिरे से उनके साथ दोस्ती शुरू कर सकते हैं। शर्मा जी का सामान और उनके रहने की व्यवस्था का जायजा लेने के बाद चारों दोस्त उन्हें कमरे में आराम करने को कहकर बैठक में आ गए। राधे श्याम जी बोले, मैं चाय बनाता हूँ। तो रघुवीर जी ने कहा, अरे भाई, काहे को मेरा धंधा चौपट करने की सोच रहे हो? चाय बनाने का जितना अनुभव मुझे है उतना तुम तीनों को मिलाकर भी नहीं होगा। सब हो करके हंस दिए। रघुवीर चाय बनाने चल दिए। थोड़ी देर में चाय आ गई। सब मिलकर चाय पीते हुए गरियाने लगे। इधर शर्मा जी कमरे में लेट तो गए थे, मगर उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे वे अपने पद के घमंड में हरदम चूर रहते थे और ये चारों मित्र अलग अलग समय पर उनसे मदद की उम्मीद से मिलने आए थे, तो उन्होंने कैसे उन्हें दुत्कार दिया था। सबसे पहले उन्हें प्रकाश जी का किस्सा याद आया। हुआ यूं कि प्रकाश जी उन दिनों प्रथम श्रेणी पर पदोन्नत नहीं हुए थे और उनके बेटे राहुल के पासपोर्ट के आवेदन पर दो प्रतिष्ठित लोगों के संदर्भ जरूरी थी, इसलिए वे शर्मा जी के पास आवेदन करने गए थे। क्या वे उनका नाम उस आवेदन में डाल सकते हैं? इस पर शर्मा जी ने व्यंग पूर्वक कहा था कि जाओ प्रकाश जी, अपनी औकात मत भूलो। अरे तुम अपने लड़के को विदेश भेजने की सोच भी कैसे सकते हो? विदेश जाने के लिए कितना खर्चा लगता है मालूम है? तुम्हारी सारी जीवन की कमाई जोड़कर भी शायद हवाई जहाज का किराया तक नहीं निकलेगा। जाओ, बेटे को कहीं क्लर्क बनवा दो, जरूरत हो तो मैं सिफारिश कर दूंगा। ये कहकर वे खे करके हंस दिए। उन्हें हंसते देख वहां मौजूद उनके मुसाहिफों की फौज भी विदुप सी हंसी हंस पड़ी। आज उन्हीं प्रकाश जी का बेटा विदेश में ऊंचे पद पर कार्यरत है और खुद प्रकाश जी भी पदोन्नत पाकर प्रथम श्रेणी अधिकारी के रूप में रिटायर्ड हुए हैं। शर्मा जी सोचते हुए रो पड़े। इधर चाय समाप्त कर बाकी तीनों मित्र चलने से पहले शर्मा जी से विदा लेने आए। शर्मा जी ने झट अपने आंसू पोंछकर उन्हें हंसकर विदा दी। वे लोग अपने घरों को चल दिए। उनके जाने के बाद राधे श्याम जी ने शर्मा जी को कहा, शर्मा जी, आप दोपहर में हल्का भोजन करेंगे ना? शर्मा जी बोले, जो आप खाओगे वही मैं खा लूंगा। राधे श्याम बोले, ठीक है, मैं मूंग दाल की पतली खिचड़ी बना लेता हूँ। और दोपहर में दोनों ने मिलकर लंच में मूंग दाल की पतली खिचड़ी ही खाई। फिर राधे श्याम जी बोले, भाई, तुम तो लंच के बाद थोड़ी झपकी लेने की आदत है, आप भी कोशिश कीजिएगा आराम करने की। वे अपने कमरे में चले गए। प्रकाश जी के बारे में सोचते हुए आगे उन्हें याद आया कि रघुवीर जी उनके पास अपनी पदोन्नति के बारे में निवेदन करने आए थे और उन्होंने उन्हें लगभग दुत्कारते हुए अपमानित कर अपने घर से निकाल दिया था। हुआ यूं था कि रघुवीर जी जो नॉन IPS अफसर थे, उन्हें उनके उत्तम ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर IPS अवार्ड होने वाला था और उनकी फाइन जिन गृह सचिव महोदय के पास पड़ी थी वे शर्मा जी के परम मित्र थे और शर्मा जी यदि सिर्फ फोन कर देते तो रघुवीर जी का काम बन जाता। इसलिए भी शर्मा जी को निवेदन करने गए थे, मगर शर्मा जी ने उनकी कोई मदद नहीं की थी। हालांकि बाद में लगभग 1 वर्ष बाद उन्हें IAS अवार्ड हो ही गया। आज शर्मा जी उस घटना को याद कर खुद को कोस रहे थे। शर्मा जी को जैसे जैसे अपने इन मददगारों के साथ अपने पद और संबंधों के घमंड में किया दुर्व्यवहार याद आता जा रहा था। वे वैसे वैसे शर्मिंदगी के सागर में डूबते चले जा रहे थे। वे अभी ठीक से संभल भी नहीं पाए थे कि उन्हें बाहर बैठक में अपने मित्रों की आवाज़ सुनाई दी। वे आपस में बातें कर रहे थे। उन्होंने सुना कि मिस्टर मेहता कह रहे थे कि भाई,
राधे श्याम, अब तो शर्मा जी काफी हद तक स्वस्थ हो गए हैं, तो मेरा विचार है कि क्यों ना उन्हें मैं अपने घर ले जाऊं। देख तू ठहरा छड़ा, तेरे तो आगे नाथ न पीछे पगहा, इसलिए तू अब शर्मा जी की जिम्मेदारी मुझे उठाने दे। वहां मेरे नाती पोते उनके साथ खेलेंगे तो उनका मन भी लगा रहेगा। मिस्टर मेहता की बात सुनकर शर्मा जी को याद आया कि किस प्रकार उन्होंने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया था। हुआ यूं था कि उन दिनों मिस्टर मेहता के व्यापार में अचानक काफी घाटा हो रहा था और उन पर बाजार का काफी कर्ज चढ़ा हुआ था। उन्होंने शर्मा जी से निवेदन किया था कि यदि वे अपने परिचित बैंक मैनेजर को कहकर उन्हें अपनी सिक्योरिटी पर थोड़ा लोन दिला दें तो उनका व्यापार संभल जाएगा, मगर शर्मा जी ने दो टूक मना कर दिया था। हालांकि मिस्टर मेहता ने तो किसी तरह बाजार से भारी ऊंची दर पर कर्ज लेकर अपना व्यापार संभाल लिया था, मगर उस वक्त शायद शर्मा जी ने मदद कर दी होती तो उन्हें ऊंची ब्याज दर पर रकम उधार नहीं लेनी पड़ती और उनका काफी पैसा बर्बाद होने से बच जाता। शर्मा जी अपने इन्हीं बर्तावों को एक के बाद एक याद कर रहे थे और पछता रहे थे। उन्हें ये भी याद आया कि किस प्रकार उन्होंने अपने घमंड और ऐठ के चलते उन्होंने राधे श्याम जी को भी नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हुआ यूं था कि उन दिनों राधे श्याम जी एक सामान्य वकील ही थे और उनके पास अक्सर साधारण जमानत और छोटे मोटे केस ही आते थे। ऐसे में उनके सामने एक मौका आया था कि वे सरकारी पैनल अधिवक्ता बन सकते थे। इसके लिए थोड़ा तगड़ी अप्रोच चाहिए थी। वो किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सिफारिश से संभव हो सकता था। राधे श्याम जी ने पड़ोसी होने के नाते शर्मा जी से इस बारे में मदद मांगने की मंशा से संपर्क किया था, मगर कहाँ साहब, शर्मा जी तो सातवें आसमान पर उड़ते थे। उन दिनों उन्होंने राधे श्याम जी को अपमानित करते हुए अपने घर से भगा दिया था। आज उस स्थिति की कल्पना कर शर्मा जी जमीन में गड़े जा रहे थे। उन्हें याद आ रहा था कि उन्होंने किस प्रकार राधे श्याम जी की खिल्ली उड़ाई थी और वही राधे श्याम जी आज शहर के सबसे बड़े वकीलों में शामिल थे। यहाँ तक कि 2 बार उन्होंने जज बनने का प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि वे अपनी प्रैक्टिस से न सिर्फ अच्छी कमाई कर लेते थे बल्कि वास्तविक ज़रूरतमंदों के लिए वे निःशुल्क सेवा भी देते रहते थे। आज उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी और सारे शहर में लोग उनका गुणगान करते थे। इधर शर्मा जी अपने कुकर्मों को याद कर रखे परेशान हो रहे थे, दूसरी ओर उन्हें सुनाई पड़ रहा था बाहर बैठक में उनके दोस्तों का आपस में बहस करना, जो इस बात पर लड़ रहे थे कि आज से शर्मा जी किसके साथ रहेंगे। शर्मा जी उनका अपने प्रति प्रेम देखकर बैठे बैठे सिर्फ आंसू बहा रहे थे। उन्होंने सोचा कि देखो, आज मुझे अपने घर से निकले 1 सप्ताह से अधिक समय हो गया है, मगर आज तक मेरे बेटे बहू ने मेरी खोज खबर तक नहीं ली। मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, जिंदा हूँ या नहीं। वे यही सब सोच रहे थे कि तभी बाहर चारों दोस्तों का स्वर सुनाई दिया। प्रकाश जी ने सुझाव दिया कि क्यों ना हम पर्ची डालकर फैसला कर लें। हम 1 से 4 नंबर लिखकर पर्ची बना लेते हैं, जिसे जो नंबर मिलेगा हर महीने की पहली तारीख को शर्मा जी को अपने घर ले जाएगा। सब सहमत हो गए। वे सभी पर्ची बना भी लाए कि दरवाजे पर दस्तक हुई। राधे श्याम जी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। सामने पुलिस इंस्पेक्टर अपने दल बल के साथ खड़े थे और उनके साथ एक संभ्रांत दिखने वाले दंपति भी थे। इंस्पेक्टर ने पुलिस शिकायत लहजे में पूछा, ये मिस्टर राधे श्याम का घर है? राधे श्याम जी बोले, जी मेरा नाम राधे श्याम है और ये मेरा ही घर है। इंस्पेक्टर ने कहा, आपके घर की हमें तलाशी लेना है, ये रहा वारंट। राधे श्याम जी बोले, मगर आपको तलाशी क्यों लेना है? आलोक शर्मा है और इन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है कि आपने इनके पिता रिटायर्ड अधिकारी मिस्टर शर्मा को अपने घर में बंद कर रखा है। इंस्पेक्टर के मुंह से ये सुनकर चारों दोस्त अवाक रह गए। वे कुछ कहते इससे पहले उस युवक ने अत्यंत बदतमीजी से राधे श्याम जी से कहा, चलिए मिस्टर राधे श्याम, आपका खेल खत्म हुआ। आप हमारे पिता को हमारे हवाले करके आप जेल जाने की तैयारी कीजिए। फिर वो इंस्पेक्टर से बोला, आप क्या देख रहे हैं इंस्पेक्टर, आप इन्हें गिरफ्तार कीजिए और पिताजी को इनके चंगुल से छुड़ाकर हमारे हवाले कर दीजिए। इंस्पेक्टर आगे बढ़ा तो राधे श्याम जी ने उसे रोकते हुए कहा, ठहरिए इंस्पेक्टर साहब, आप शायद शहर में नए आए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि मैं एडवोकेट राधे श्याम हूँ और शहर में कानून कृतज्ञ के रूप में जाना जाता हूँ। आप लोग आए हैं तो इत्मीनान से बैठिए, मैं अभी आपके एसपी साहब से बात करता हूँ। ये सुनकर उस नौजवान के साथ आई स्त्री ने चिल्लाते हुए कहा, अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इनकी गीदड़ भपकी में ना आए, आप तो इस आदमी को गिरफ्तार करके पिताजी को छुड़वाइए। तब तक राधे श्याम जी ने एसपी को फ़ोन लगा दिया था। उन्होंने फ़ोन इसकी स्पीकर पर ले लिया था। पहली घंटी के बाद ही दूसरी ओर से फ़ोन उठाया गया और बड़े आदर से एसपी साहब ने कहा, जी सर बोलिए, कैसे याद किया आपने? राधे श्याम जी बोले, सर आपके एक इंस्पेक्टर साहब मेरे घर का सर्च वारंट लेकर आए हैं और मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। एसपी साहब बोले, सर आप प्लीज़ उस इंस्पेक्टर को फ़ोन दीजिए। राधे श्याम जी ने कहा, नहीं सर, मेरा निवेदन है कि आप कृपया यहाँ आ जाएं। एसपी साहब ने कहा, मैं 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। राधे श्याम जी ने इंस्पेक्टर और उन सबको सोफे पर बैठने को कहा। इंस्पेक्टर तो एसपी साहब की आवाज़ सुनते ही घबरा गया था, जबकि वो दंपति अभी भी अपनी ऐठ में थे। वे बड़बड़ाते हुए सोफे पर बैठ गए। तभी प्रकाश जी और रघुवीर जी भीतर जाकर उनके लिए ट्रे में पानी और बिस्किट लेकर आ गए। ये देखकर उन दोनों मियाँ बीवी ने नाक भों से कोड़ते हुए कहा, हमें यहाँ अपनी आवभगत नहीं करानी। तभी बाहर एसपी साहब की कार आकर रुकी। राधे श्याम जी के दरवाजे पर कार रुकने की आवाज़ आई तो वे स्वयं उन्हें लेने दरवाजे पर पहुंच गए। तभी एसपी साहब दरवाजे पर दिखाई दिए। उन्होंने झुककर राधे श्याम जी को प्रणाम किया। ये देखकर तो इंस्पेक्टर की हालत खराब हो गई। उसने तुरंत खड़े होकर उन्हें सैल्यूट किया। वे दंपति खड़े हो गए। पुरुष ने हाथ आगे बढ़ाकर अपना परिचय दिया, मैं आलोक शर्मा, यहाँ पर फलानी कंपनी का ट्यूटोरियल हेड। आपने हमारी कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। एसपी साहब ने उन्हें इग्नोर करते हुए इंस्पेक्टर से पूछा, क्या बात है इंस्पेक्टर, आप लोग मिस्टर राधे श्याम को गिरफ्तार किस विभाग पर कर रहे हैं? इंस्पेक्टर कुछ कहता उससे पहले ही आलोक शर्मा उठा, ये क्या बताएंगे, मैं बताता हूँ। इन चारों बूढ़ों ने पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा समय से मेरे बूढ़े पिता को अपहरित कर छुपा रखा है। आज मुझे जैसे ही पता चला मैं उन्हें लेने आ गया हूँ। इस पर ये चारों बाधा दे रहे हैं, इसलिए इन्हें गिरफ्तार करिए और जेल में डाल दीजिए। उनकी बात सुनकर एसपी साहब ने उसे फटकारते हुए कहा, विल यू प्लीज शट अप, मुझे अपने सब ऑर्डिनेट से बात करने दीजिए। एसपी साहब की फटकार सुनते वो सहम गया। इंस्पेक्टर हकलाते हुए बोला, सर वो दरअसल हुआ यूं कि उन्होंने थाने आकर मुझ पर दबाव बनाया कि इन चारों ने मिलकर इनके पिता का अपहरण कर बंदी बनाकर रखा है, इसलिए मैं इन सब लोगों को गिरफ्तार करके इनके पिता को छुड़ाऊं। मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था सर। एसपी साहब बोले, आपने पहले इस बात की तकदीद की कि वास्तव में इनके पिता का अपहरण हुआ था या नहीं? इंस्पेक्टर सर झुकाकर खड़ा रहा, उसने जवाब नहीं दिया। अब एसपी साहब राधे श्याम जी से मुखातिब हुए और हाथ जोड़कर कहा, सर आई एम एक्चुअली सॉरी फिर द कॉल्ड यू टू ऑल फ्रॉम माई सब कोऑर्डिनेट्स। इनके बाद उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा वो बाहर जाकर इनका इंतजार करें। इंस्पेक्टर सर झुकाकर बाहर निकल आया। एसपी साहब बोले, सर कहाँ है मिस्टर शर्मा जिन्हें लेकर ये सारा हंगामा हो रहा है? तभी भीतर से शर्मा जी निकलते हुए बोले, सर आई एम शर्मा, मैंने सब कुछ देखा और सुना। मैं इन देवतुल्य दोस्तों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ कि मेरे इस नालायक बेटे की वजह से इन्हें इतनी जिल्लत झेलना पड़ती, और मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ कि आपको यहाँ आने की तकलीफ उठानी पड़ी। शर्मा जी बोले, ये नालायक आज इतने दिनों बाद मुझे लेने आया है जब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। ये कहाँ था जब मैं पिछले हफ्ते अस्पताल में भर्ती था और घर नहीं लौटा था? तब आलोक ने कुछ कहना चाहा तो शर्मा जी ने उसे रोकते हुए कहा, सर दरअसल दोनों मियाँ बीवी मेरी संपत्ति पर नज़र रखे हुए हैं। ये मुझ पर काफ़ी समय से दबाव बना रहे हैं कि मैं शहर के बीच में स्थित अपनी कोठी इनके नाम कर दूं, जिससे ये बिल्डर को बेचकर मोटी रकम कमा सके, मगर मैं इनके मंसूबे सफल नहीं होने दूंगा। और इन 10-12 दिनों में ही मुझे समझ में आ गया है कि दुनिया में दोस्ती सबसे बड़ी चीज़ है, और मुझे ये चारों दोस्त मिल गए हैं। मैं अपनी बाकी ज़िंदगी इन्हीं के साथ गुजारने वाला हूँ। और हाँ, जिस कोठी को ये दोनों अपने नाम करवाना चाहते हैं, मैंने तय कर लिया है कि उसे मैं अनाथालय में परिवर्तित कर दूँगा। इसके लिए मैंने अपने
सॉलिसिटर से बात कर ली है। ये सुनकर आप और उनकी बीवी चिल्लाते हुए बोले, सर इस बूढ़े का दिमाग खराब हो गया है, इन चारों ने इसे बहलाया है इसलिए ये ऐसी बात कर रहा है। इनके शब्दों को सुनकर एसपी साहब बोले, मिस्टर आलोक, माइंड योर लैंग्वेज, यू आर टॉकिंग अबाउट योर फादर एंड यू आर यूजिंग सच बिल्दी वर्ड्स। मुकेश बोला, यू प्लीज कीप क्वाइट, इज अवर फैमिली मैटर। ये सुनकर एसपी साहब एकदम भड़क उठे और उन्होंने इंस्पेक्टर को बुलाकर कहा, अरेस्ट दिस बास्टर्ड। इंस्पेक्टर ने तुरंत आलोक को हिरासत में लिया। आलोक चिल्लाता रहा मगर एसपी साहब ने उसकी एक न सुनी। ये देखकर उसकी पत्नी उनसे विनती करते हुए बोली, सर इन्हें माफ़ कर दीजिए, दरअसल ये आज बहुत अपसेट हैं। आज इनके पास उस बिल्डर का फ़ोन आया था और वो इन्हें धमकी दे रहा था कि वो या तो तुरंत अपने फादर से एग्रीमेंट पर साइन करवा कर पेपर उन्हें सौंप दे या फिर उससे वो एडवांस 5 करोड़ रुपए लिए हैं वो 1 हफ्ते में लौटा दे। अब पैसे तो इन्होंने इन्वेस्ट कर दिए हैं और पिताजी पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा समय से गायब थे। बिल्डर ने ही उनके यहाँ आने की खबरें न दी है। उसकी बात सुनकर शर्मा जी बोले, सर आप मुझसे पूरी बात सुनिए। पिछले 1 महीने से मेरा ये नालायक बेटा उस बिल्डर से मेरी शहर के बीच में स्थित प्रॉपर्टी का सौदा 30 करोड़ रुपए में करना चाहता था और उसे बेचने के लिए मुझ पर लगातार दबाव बना रहा है। इसकी बीवी भी इसका समर्थन कर रही है। इसने बिल्डर से मेरे मना करने के बावजूद 5 करोड़ रुपए एडवांस ले लिए थे। मेरे उस प्रॉपर्टी को बेचने से मना करने पर इन लोगों ने मुझे मेरे कमरे में बंदी बना लिया था और मुझे एक वक्त सूखी रोटी और दाल भर खाने को दे रहे थे। ये दोनों मुझ पर दबाव बना रहे थे कि मैं संपत्ति को बेचने में एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का दबाव बना रहे थे। मैं किसी तरह इनकी कैसे छूटकर भागा और कमजोर और शुगर की बीमारी के चलते यहाँ आकर सड़क पर बेहोश हो गया था। तब इन चारों भले मानुसों ने मेरी तीमारदारी कर मुझे अस्पताल में भर्ती कराया और स्वस्थ होने पर यहाँ ले आए। अब मैं इन नालायक बेटे बहू के पास नहीं वापस जाना चाहता हूँ। और हाँ, मैंने यहाँ रहते हुए अपने वकील से बात कर उस कोठी को अनाथालय के रूप में रजिस्टर्ड करवा दिया है। वकील अभी पहुंचा ही रहा है। मैंने अपनी सारी संपत्ति में से उन दोनों को बेदखल कर दिया है और अब मेरा इनमें से कोई नाता नहीं है। तभी वहां शहर के जाने माने दीवानी मामलों के मिस्टर खन्ना वहां पहुंचे और सभी पहचानते थे। सबने उनका अभिवादन किया। खन्ना जी ने सबको बताया कि शर्मा जी ने अपनी वसीयत में अपने बेटे को बेदखल करते हुए सारी संपत्ति ट्रस्ट को दान कर दी है और ट्रस्ट में वे और उनके वर्तमान चारों मित्र ट्रस्टी नियुक्त किए गए हैं। ये सुनकर आलोक और उसकी बीवी का चेहरा उतर गया। वे पछता रहे थे कि उन्होंने क्यों अपने पिता से दुर्व्यवहार किया, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। शर्मा जी को तो वक्त के थपेड़ों ने अच्छा सबक सिखा दिया था और उनके बेटे बहू का भविष्य अंधकारमय हो गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।